स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.1.4 को स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ एन इसेंट्रिक लोड। तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट किया था, यानी कि डिफरेंस देखा था, और उसके पिछले लेक्चर में हमने इसेंट्रिक लोड क्या होता है ये सब कुछ देखा था। तो ड्यू टू इसेंट्रिक लोड क्या क्या जनरेट होता है ये भी हमने डिफरेंशिएट में देखा था। डायरेक्ट लोड एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इस लेक्चर में हम उसका एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से डेवलप होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, एनालिसिस ऑफ एन इसेंट्रिक लोड। तो सबसे पहले हम लेट अस कंसीडर अ कॉलम ABCD सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड P at point E. Let G be the सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो G क्या है? सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर G दिखाई दे रहा है ये CG है कॉलम का, यानी कि दिस लाइन CG की लाइन है। और ABCD ये कॉलम है हमारा, ये B C एंड D, तो ये कॉलम के पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पर लोड जो है OP एट पॉइंट E, तो यहाँ पर E पॉइंट पर लोड अप्लाई हुआ है, यानी कि यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ है। तो CG में से डिस्टेंस बिटवीन CG एंड लोड P, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि हम डिनोट करते हैं E से। तो ये इसेंट्रिसिटी हो चुकी है, समझ में आ गया। तो लोड यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तो ड्यू टू इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिक लोड P, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा नॉट से। सिग्मा नॉट इज इक्वल टू P अपॉन ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस हो चुका। अब इसेंट्रिक लोड से ही बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, इसेंट्रिक लोड इस लेक्चर में। क्योंकि कॉलम जो है इस प्रकार से बेंड हो जाता है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा B से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिग्मा B का फॉर्मूला होता है M अपॉन Z। तो M अपॉन Z होता है गामा B इज इक्वल टू, तो M क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, M मीन्स मोमेंट होता है, जो कि हम निकालते हैं P इंटू E। तो देखो यहाँ पर P मीन्स क्या है? लोड है, और E मीन्स इसेंट्रिसिटी। समझ में आ गया? P इंटू E करने से हमें मूवमेंट मिल जाती है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मूवमेंट मिल जाने के बाद हमें सिर्फ Z निकालना है। Z मीन्स क्या होता है? सेक्शन मॉड्यूलस होता है, जो कि हम निकालते हैं I अपॉन Y से। तो सबसे पहले हम Y देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस YY। फिर से एक बार देखते हैं हम, Z इज इक्वल टू क्या होता है? सेक्शन मॉड्यूलस होता है, जो कि हम निकालते हैं I अपॉन Y। अब ये सेक्शन मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू I अपॉन Y होता है। तो I क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है of the column section about the neutral axis YY। तो neutral axis YY के अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो जो कि हम निकालते हैं dB क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है ऑलरेडी, dB क्यूब बाय 12 होता है। और Y क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस YY। तो न्यूट्रल एक्सिस में से डिस्टेंस होता है टॉप लेयर ऑफ द लेयर, डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस YY। तो यहाँ ये देखो Y क्या होता है? डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो ये टोटल कितना है? B है, तो ये कितना हो जाएगा? B/2 हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं। Z इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस होता है I अपॉन Y, जो कि यहाँ पर ZYY हम निकालते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम Y एक्सिस ही लेंगे और Y डिस्टेंस भी हम Y एक्सिस ही लेंगे।
तो जेड वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन वाई मैक्सिमम हो जाता है। तो y तो पता है b/2 होता है और i db³/12, तो db³/12 डिवाइडेड बाय b/2, तो b और यहाँ का एक b कैंसिल होता है तो db² हो जाता है और 2 डिवाइडेड बाय 12 6, तो यहाँ पर आ जाता है db² डिवाइडेड बाय 6 आ जाता है z की वैल्यू। समझ में आ गए z की वैल्यू किस प्रकार से आई, db² डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं और m की भी वैल्यू जो कि p इंटू ई है वो भी यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो गैमा b इज इक्वल टू m अपॉन जेड वाई वाई इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की p इंटू ई डिवाइडेड बाय जेड वाई वाई, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू हमने जो कि हमने यहाँ पर निकाली है वही हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, db² डिवाइडेड बाय 6। तो 6 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू पी इंटू ई डिवाइडेड बाय db², तो हमें यहाँ पर गैमा b की वैल्यू मिल जाती है। तो इस प्रकार से जब भी इसेंट्रिक लोड अप्लाई होता है ना किसी भी मेंबर पर, तो उसी के कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस निकालने का ये रहा फॉर्मूला, और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने का ये फॉर्मूला हो चुका। समझ में आ गए बेंडिंग स्ट्रेसेस किस प्रकार से निकालते हैं, m अपॉन जेड। m क्या होता है, मोमेंट होती है जो कि हम निकालते हैं p इंटू ई से, z सेक्शन मॉडुलस होता है तो z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई होता है। i की वैल्यू db³/12 और y की वैल्यू b/2। b/2 कैसे आया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है टॉप फाइबर से, या फिर टॉप फाइबर ही आप कह सकते हो, यहाँ पर टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस होता है जो कि टोटल b है, तो यह b/2 हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है db² डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हमें फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है 6p इंटू ई डिवाइडेड बाय db²। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस का कैसे निकालते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस किस प्रकार से निकालते हैं। समझ में आ गया। ये लेक्चर पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ इसेंट्रिक लोड था जिसमें हमने डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना सीख लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस में किस प्रकार से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हम देख लेंगे। मींस ये देखो ये बेस हो चुका, इसका बेस क्या है, इस मेंबर का ये बेस हो चुका। तो इस बेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो कि है हमारा 7।